नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे मार्केट की। जी हां, रिजल्ट का सीजन जो है वो शुरू हो गया है और कई कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक ने अपनी क्वार्टरली जो पॉलिसी है उसमें एक बार फिर रेपो रेट को और रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा दिया है, और इसलिए कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए। इस सब का क्या असर होगा, और दूसरा कि कंपनियों के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान मौजूद हैं। यहां पर एसके जिंदल साहब, जो कि चेयरमैन है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एसोचैम के, और खुद जिंदल कंपनी से संबंध रखते हैं। जगन्नाथम गुंटला, जो कि इक्विटी हेड हैं एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड के, और डी प्रसाद साहब, जो कि पार्टनर हैं equitystrategist.com में। और अगर इस समय हम मोटी मोटी बात पहले हम बता देते हैं आपको कि आरबीआई ने क्या किया है। शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि वो ताजा खबर है। रेपो रेट को 0.25% यानी कि 1/4% बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 5.75 हो गया है। रिजर्व रेपो रेट को 0.5% जो है वो बढ़ाया गया है, जो कि 4.5% हो गया है। और सीआरआर को 6% के ऊपर छोड़ दिया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ये साफ साफ ये कहा है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति पर काबू पाना जो है वो उनका मुख्य ध्येय है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं शुरुआत में आपसे करता हूं कि क्या ये सरकारी काम है सिर्फ, कि सरकार को लगता है कि दिखते रहना चाहिए, काम करते दिखते रहना चाहिए? इसका कोई असर आपको लगता है पड़ेगा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सही तरीके से किया गया है। हम लोग पहले यूज टू थे कि एक झटका आना चाहिए, कोई बड़ी खबर ऐसे आएगी, कोई बड़ा चेंज होना चाहिए। सरकार ने सोचा है कि छोटे छोटे तरीके से, अभी तो ये क्वार्टरली दे रहे हैं, अभी उन्होंने ये भी सोचा है कि मिड क्वार्टरली रिव्यू भी हम करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और धीरे धीरे चेंजेस जब जरूरत है उसी समय ले आएंगे, बजाय कि एक बड़ा झटका दे दिया जाए, जो कि आम आदमी के लिए बहुत अच्छा रहता है। बर्दाश्त करने के लिए ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बड़े चेंजेस आए तो संभालने में मुश्किल होती है, और अगर छोटे छोटे चेंजेस आए, अगर ये 25-25 पॉइंट के साल के आखिर तक ये अभी और भी बदलाव करेंगे और इंक्रीज करेंगे, रिवर्स में भी 1% की जगह आप 25-25 पॉइंट करके आगे बढ़ा लीजिए तो स्मूथ होगा। जोर का झटका वो धीरे से लगेगा और नहीं तो धीरे से, और जोर से झटका लगे तो मुश्किल होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, और जिस समय जरूरत है, जितनी जरूरत है उस समय वो कर दिया जाए, बजाय इसके कि पहले उसको इकट्ठा होने दिया जाए और फिर एक बड़ा सा झटका दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, लोगों को काम करने में आसानी होती है, लोगों को काम करने में आसानी होगी। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक की ये भी कहना इस समय, रिजर्व सुब्बा राव गवर्नर साहब का ये भी कहना है कि जो ग्रोथ है हिंदुस्तान में वो अच्छी बनी रहेगी। मॉनसून के बारे में उन्होंने कहा कि मॉनसून अच्छा हुआ है, और जो डेफिशिएंसी 9% की अभी चल रही है, अगले 15 दिन में वो पूरी हो जाएगी। नॉर्मल मॉनसून हिंदुस्तान में है, और उसका असर जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ेगा। 8.5% के पास अब जो ग्रोथ का उनका जो आंकड़ा है वो इस साल के लिए उन्होंने रखा है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा जो है, एक तरफ 18,000 जो साइकोलॉजिकल बेंचमार्क है हिंदुस्तान का, कि 18,000 से ऊपर चल रहा है सेंसेक्स, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं अगर देखें हम, तो 512 कंपनी के रिजल्ट्स जो अभी आ चुके हैं पहले 2 हफ्तों में, उसमें कोई 14.5% से कहना है कि जो नेट प्रॉफिट कंपनियों का जो है वो गिरा है। सेल्स 19.5% बढ़ी है। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? पहली बात, मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में एक जनरलाइज करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स एक मिक्स्ड बैग हैं। आप यदि ओवरऑल देखें तो मेटल सेक्टर में प्रेशर रहा है, जबकि कैपिटल गुड सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऑटो सेक्टर में प्रेशर रहा है। फार्मा सेक्टर ने रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये मिक्स्ड बैग रहा है। वही बैंकिंग सेक्टर में भी आप एक साइड आप देखिए कि एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, जबकि इंडियन बैंक ने बहुत खराब नंबर्स दिखाए हैं। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में एक जनरलाइज्ड एनालिसिस करने के बजाय मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो हमें कई ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे, कई ऐसे सेक्टर्स मिल जाएंगे जहां अभी भी ग्रोथ अच्छी है और अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करेंगे,
कहां कहां पर आप कहेंगे कि लोग जो हैं वो अपना पैसा इस समय लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम उठा के देखते हैं मारुति जैसी बड़ी कंपनी जो है उनको झटका लग गया, एक ही दिन में स्टॉक जो है वो 12%, 12.5% नीचे चला गया। दूसरी ओर हिंदुस्तान लीवर, दूसरी बड़ी कंपनी को हम उठा के देखें तो मॉडरेट ग्रोथ जो आंकड़े आए हैं उसकी वो दिखाई देती है। तो एक तरफ लोगों के पास में पैसा भी है, खरीद भी रहे हैं, मॉनसून अच्छा है और खरीदारी आगे बढ़ेगी, तो क्या मार्केट ने, एनालिस्ट ने ये फैक्टर इन कर लिया है ये सारे के सारे, और इसकी वजह से इस समय मॉडरेट दिखाई दे रही है ग्रोथ, अगर हम सिर्फ कंपनियों के प्रॉफिट की बात करें तो? इंडिया में ग्रोथ की कोई दो राय है नहीं, इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो सब ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी कैपिटल मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। जब मार्केट 8,000 से 18,000 जो रैली हो गई, इट इज ऑलमोस्ट 250% रैली। सो वो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी जो पॉजिटिव है इसलिए फैक्टर इन हो गया। किसी रिजल्ट्स में छोटा मोटा भी अगर डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे हैं, इमीडिएटली वो स्टॉक प्राइसेस के ऊपर असर इमीडिएटली दिख रहा है। दूसरा चीज ये है कि इंडिया में ग्रोथ है, बट लेकिन इसके लिए हम वी हैव टू पे प्राइस फॉर इट। आई मीन आज के दिन में वो ये ऐसा ग्रोथ नहीं है कि हम सस्ती में मिलने वाली चीज है। और एप्पल हर एक दिन खाना सेहत के लिए अच्छी बात है, बट लेकिन 10 रुपये में खरीद के खाना है, 1000 रुपये में नहीं। 10 रुपए में खाना है एप्पल, लेकिन 1000 रुपए में नहीं। और एप्पल की बात कर से ये मुझे याद आता है कि इस समय हालात जिस इन्फ्लेशन को लेकर के हंगामा मचा हुआ है हमारी राजनीति में और संसद में, हालात इस समय यह है कि दिल्ली शहर में इस समय जो आम है, एप्पल का सीजन तो नहीं है, आम का सीजन है, आम 24 रुपए किलो है और टमाटर 35 रुपए किलो है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका असर आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी कंपनीज जिनका लेना देना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से है वो अच्छा काम कर रहे हैं। सहायता कंपनी उठा के देखें आप तो वो इस समय अच्छा काम कर रही हैं। और सरकार जो है, प्रधानमंत्री का खुद का कहना है कि इस साल के अंत तक इन्फ्लेशन जो है वो डबल फिगर से हट करके 6-6.5% के स्तर तक पहुंच जाएगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी है क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी हैं प्रधानमंत्री हमारे, या वास्तव में इकोनॉमिक वैल्यू इसमें है? उनका अगर आप इतिहास देखें तो कभी उन्होंने ऐसी बयानबाजी से हमेशा वो बचे हैं जो राजनीतिक लेवल की रही हो, और हमेशा जो उन्होंने कहा है वैसा हमने देखा है। और अभी जब से वो प्रधानमंत्री रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके डिसीजंस के रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आई है तो उसी समय उन्होंने रिएक्ट भी किया, उसके ऊपर एक्ट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि उसको राजनीतिक बयानबाजी ना कहा जाए। और जैसे कि इंडिकेटर्स हैं अभी मानसून के बाद जिन चीज़ों को लेकर इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो वाकई मानसून से सीधी जुड़ी हुई है। डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। हम लोग जो आजकल कंजम्पशन हमारी है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पहले से कहीं अच्छी है क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इंटरवूवन है, एक चीज़ दूसरी से जुड़ी है। अगर इनकम अच्छी है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए जो चेंजेस किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो 6-6.5% का सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, आरबीआई भी उसी को फॉलो कर रही है, आरबीआई ने भी उसको एग्री किया। तो मैं समझता हूँ वो जरूर अचीव हो जाएगा। इन्फ्लेशन में और एक चीज़ है कि जो 2 पॉइंट है, 2008 में जब क्राइसिस चल रही है, ऑल सेंट्रल बैंकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो लिक्विडिटी स्टिमुलस पंपिंग किया है इकोनॉमीज में। सो ऐसा है कि वो एक आदमी का भी एक्सीडेंट वो मरने के स्टेज में है, उनको ऑक्सीजन देना जरूरी है। देन वो नहीं देखना चाहते, अगर ऑक्सीजन ज्यादा दे तो उनको साइड इफेक्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये जाएगा, नहीं, उस मोमेंट पे उनको बचाना ही मेन टारगेट है। सो इसीलिए हर कोई लिक्विडिटी स्टिमुलस दिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। आई मीन अभी क्या है कि उनका साइड इफेक्ट दिख रहा है कि जो हमेशा कभी भी इकोनॉमी में आप ज्यादा पैसा डालोगे, 1-2 साल के बाद नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना गुड्स एंड सर्विसेज है इससे ज्यादा आप पैसा ज्यादा इकोनॉमी में डाल रहे हैं। इसलिए इन्फ्लेशन हम 11% तक पहुंच गए, विच इज नॉट गुड। बिकॉज इन्फ्लेशन ऐसा चीज है, एक बुक्स में एक वॉर्म होता है, वो हमेशा बुक को खाते रहते, पता भी नहीं चलता है कि वो बुक 25% हो उसका खत्म ही हो जाता है। सो इन्फ्लेशन भी ऐसा है कि आपका वेल्थ को खाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, बट लेकिन वेल्थ का वैल्यू रिड्यूस होते रहते हैं। अगर चाइना को देखें आज के दिन में, उनका ग्रोथ रेट 12% है, इन्फ्लेशन 3% है। इंडिया में देखें तो ग्रोथ रेट 8% है, इन्फ्लेशन 11% है। सो अगर इन्फ्लेशन हम कंटेन नहीं कर पाते, ग्रोथ का कोई मीनिंग ही नहीं है, जीरो ग्रोथ हो गई। इसलिए आज के दिन में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते, डेफिनेटली ग्रोथ रेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगी। दैट मींस 8% ग्रोथ से मे बी विल कम टू 7.5, बट इन द प्रोसेस अगर इन्फ्लेशन 6% आ जाती है, वो बेटर कॉम्बिनेशन है। 8% ग्रोथ 11% इन्फ्लेशन से बजे 7.5% ग्रोथ और 6% इन्फ्लेशन, दैट इज बेटर कॉम्बिनेशन। दूसरा चीज, इन्फ्लेशन के ऊपर बेस इफेक्ट जो है, लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन हमेशा एक साल का कंपेरिजन होती है। लास्ट ईयर बाय
दिस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया, सो बेस इफेक्ट इटसेल्फ विल टेक केयर. सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मानसून और बेस इफेक्ट और ये सब चीज मिला के इन्फ्लेशन 6% तक आ जाएगी. बिल्कुल. एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रो रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री हैं और लिस्टेड जो कंपनीज हैं, उसमें अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर 9.5% के आसपास है, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 31% कम है. तो इसका असर जो पिछले साल सूखा पड़ा था, इसका मतलब वो आंकड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये कंपनीज जो है ठीक परफॉर्म नहीं कर रही हैं अभी. नहीं, मेरा मानना है कि एग्रो सेक्टर को हमें एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखना चाहिए. यदि हम देखें कि इंडिया का जो कोर फोकस है आने वाले दिनों में अब एग्रीकल्चर पर रहेगा, क्योंकि वही एक लैगार्ड रह गया जहाँ तक सर्विसेज ठीक कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ठीक कर रहा है, वरस एग्रीकल्चर पीछे रह गया है. तो ये जो एग्रो बेस्ड सेक्टर है, एग्रो थीम जो है, ये आने वाले 4-5 साल चलेंगे, और इनसे रिलेटेड स्टॉक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो एग्रोकेमिकल हो. बट जो कोर प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का इंडिया में रहा है वो एग्रीकल्चर के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स है, स्टोरेज प्रॉब्लम्स है. अभी तक सरकार ने जहां भी हमेशा वो सप्लाई साइड को उन्होंने कभी उस पर फोकस नहीं किया है, जबकि जो कोर प्रॉब्लम्स जो क्योंकि वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास प्रोड्यूस तो होता है मगर उसमें से आधा से 25 से 30% ज़्यादा सड़ जाता है. लॉजिस्टिक्स रीजंस के कारण टाइमली एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, पेरिश हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा क्रिटिकल है, और इसी कारण जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और एटलीस्ट आपको स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी 4-5 साल इनमें नजर आती है. बिल्कुल, और एक सस्टेन ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में नजर आती है, लेकिन सरकार को भी इसमें कई सारी चीजें हैं जो उनको कदम उसमें उठाने पड़ेंगे, जैसे कि कोल्ड चेन से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सरकार के जो टैक्सेस हैं वो कम करने पड़ेंगे, टैक्स हॉलीडे देना पड़ेगा, तब उसमें उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमें देखना पड़ेगा, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने टैक्स हॉलीडेज दिए हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दिया है, उसको करना पड़ेगा. बाकी सेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं, अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं. आप देख रहे हैं मनी बात.